वेलकम टू नैन अल्टीमेट। मैं अजीत कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद पर कि क्यों इतना विवाद है यहाँ इस क्षेत्र में, जेरूशलम की क्या भूमिका है इसमें, और इजराइल का गठन कैसे हुआ, बेलफोर डिक्लेरेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान जिसको रिजोल्यूशन 181 कहते हैं वो क्या है, पहला अरब इजराइल युद्ध में क्या क्या हुआ, उसके बाद बहुत प्रसिद्ध जो 6 डे वार है अरब और इजराइल के बीच उसमें क्या हुआ, और उसके बाद जो शांति की थोड़ी बहुत पहल हुई जिसको हम लोग कैंप डेविड एग्रीमेंट कहते हैं वो उसको देखेंगे। फिर हमास क्या है, पीएलओ क्या है, इसमें यासिर अराफात की क्या भूमिका है, फिर ओस्लो एग्रीमेंट और अभी तक का पूरे इतिहास को कवर करेंगे कि इस क्षेत्र में जो विवाद है क्यों इतना विवाद है, और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें इतना जियोपॉलिटिक्स और रिलीजन यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों को अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो तीनों अब्राहम की संतान है। अब्राहम पहला मैसेंजर ऑफ गॉड है और मोनोथिस्ट रिलीजन को उन्होंने चलाया। मोनोथिस्ट मतलब एकेश्वरवादी, संसार का पहला एकेश्वरवादी रिलीजन है। और फिर तीनों धर्म में समानताएं अब्राहम के नाम पर है, यानी कि तीनों धर्म के जो लोग हैं वो अब्राहम के संतान हैं। तो फिर इन तीनों धर्मों में असमानताएं क्या है, तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर असमानताएं हैं, लेकिन यहाँ हमारा विषय धार्मिक नहीं है तो इसीलिए इस विषय को हम लोग छोटे रूप में समझने की कोशिश। संपूर्ण इजराइल के इतिहास को हम लोग 2 भागों में रखकर देखते हैं। पहला भाग में हम लोग प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक के यहूदियों के इतिहास को पढ़ेंगे, जिस काल में यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुए, उनको भागना पड़ा और लाखों यहूदियों की हत्या हुई, और वो बहुत ही दर्दनाक इतिहास है पहले विश्व युद्ध से पहले यहूदियों का। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन का कब्जा हो गया इस पैलेस्तीन क्षेत्र पर, उसके बाद का हम लोग इतिहास देखेंगे यहूदियों का, फिर एक इजराइल कैसे बना और अभी तक का क्या इतिहास है। तो हम लोग पहले पार्ट को देखते हैं। ईसा पूर्व 1000 शताब्दी पहले यानी कि 1000 बीसी में किंग डेविड ने यहूदियों के 12 ट्राइब को इकट्ठा करके एक छोटा सा साम्राज्य बनाया जेरूशलम में। किंग डेविड का उत्तराधिकारी हुआ सुलेमान, जिसको सोलोमन कहते हैं। किंग सोलोमन ने पहला टेम्पल यहूदियों का बनाया 900 बीसी के आसपास जेरूशलम में। उसके बाद किंग सोलोमन के बाद यहूदी साम्राज्य का विभाजन हो गया। 10 ट्राइब नॉर्थ में रहने लगे और 2 ट्राइब साउथ में रहने लगा। जो ट्राइब साउथ में रहने लगा उसको किंगडम ऑफ जूडिया कहा जाने लगा। फिर 700 बीसी के आसपास जो नॉर्थ वाला पार्ट है यहूदी लोगों का, उस पर अटैक होता है असीरियंस का, और असीरियंस नॉर्थ वाले पार्ट पर कब्जा कर लेते हैं और यहाँ से यहूदियों का पलायन शुरू होता है। यहूदियों के पलायन की जो दास्तान है वो यहाँ से शुरू होती है। नॉर्थ में जो ट्राइब थे वो पलायन करके साउथ में आते हैं। असीरियन के अटैक के लगभग 2 शताब्दी बाद बेबीलोन वालों का अटैक होता है। 600 बीसी के आसपास बेबीलोन वालों का अटैक होता है जेरूशलम पे, और वो पूरे के पूरे इजराइल को जीत लेते हैं, यानी कि जो असीरियन का पार्ट था नॉर्थ में उसको भी, और जो साउथ में किंगडम ऑफ जूडिया था उसको भी। और बेबीलोन वाले पहला टेम्पल जो किंग सोलोमन बनाए थे उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और यहूदियों को निर्वासित कर देते हैं जेरूशलम से। उसके बाद यहूदी भटकने लगते हैं इधर उधर मेडिटेरियन सी के आसपास। साम्राज्य को बाद में कॉन्कर किया पर्शियन साम्राज्य ने और पूरे जेरूशलम का जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया। जेरूशलम का जो पर्शियन साम्राज्य का जो शासक था, यानी कि जो अखमनी साम्राज्य का एक शासक हुआ जिसको साइप्रस द ग्रेट कहते हैं। साइप्रस द ग्रेट थोड़े से लिबरल विचार के थे और उसने यहूदियों को वापस लौटने की परमिशन दी और जो टेम्पल बनाने की भी इजाज़त दी। तो पर्शियन साम्राज्य में ही यहूदियों ने अपना दूसरा टेम्पल बनाया जेरूशलम में। पर्शियन के बाद इस क्षेत्र पर इन्वेड होता है अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर इस क्षेत्र को जीत लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अलेक्जेंडर की डेथ बहुत यंग एज में हो जाती है। तो फिर जो अलेक्जेंडर के जो
कमांडर्स थे उस पूरे एरिया को अपने में बांट लेते हैं। लेकिन इजराइलियों की हालत यानी कि यहूदियों की हालत फिर भी ठीक ठाक ही रही इस समय। उसके बाद यहूदियों की हालत बिगड़नी शुरू होती है जब रोमन इन्वेड कर देते हैं उस पूरे क्षेत्र को, यानी रोमन के कब्जे में आ जाता है वो पूरा क्षेत्र। शुरुआत में तो ठीक रहता है सब कुछ, फिर जीसस का इमरजेंस होता है, हो जाता है। तो शुरू में यहूदियों के लिए ठीक ठाक रहता है वो क्षेत्र, फिर एक रिवोल्ट हो जाता है। यहूदी लोग एक रिवोल्ट कर देते हैं रोमन एम्पायर के खिलाफ जेरूशलम में। उसके बाद रोमन साम्राज्य गुस्सा में आ जाता है और जेरूशलम के कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर जारी कर देता है। जेरूशलम को कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जो सेकंड टेम्पल बना था बेबीलोन के समय में, उसको नष्ट कर दिया जाता है और यहाँ से यहूदियों के मारने की शुरुआत होती है बुरी तरीके से। लाखों यहूदियों को मारा जाता है, उनको गुलाम बनाया जाता है और निर्वासित कर दिया जाता है पूरे क्षेत्र से, एक तरह से मिटा दिया जाता है पूरे क्षेत्र से। यहूदी अब भागते रहते हैं इसके पास इधर उधर। और फिर उस कुछ समय के बाद शुरू में रोमन्स ईसाई नहीं थे, लेकिन कुछ समय के बाद रोमन्स भी क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं और जीसस को तो यहूदी लोग मानते नहीं है। और जीसस के क्रूसिफिकेशन में यहूदियों का भी हाथ है। ईसाई समाज में ये बात बहुत प्रचलित है, इस कारण ईसाई लोग यहूदियों से नफरत भी करते थे। तो जब रोमन ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद यहूदियों के खिलाफ एक हेट फैल जाता है पूरे ईसाई समाज में, जिसको एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। सेमिटिज्म मतलब ज्यूस होता है, एंटी मतलब एंटी ज्यूस के खिलाफ नफरत फैल जाती है ईसाई समाज में और पकड़ के मारा जाने लगता है हर जगह से। फिर रोमन साम्राज्य का स्प्लिट होता है। जो वेस्टर्न रोमन साम्राज्य है उस पर जो बर्बर ट्राइब्स है, हुन्स है और दूसरे ट्राइब्स थे, उनका अटैक होता है, तो वेस्टर्न रोमन साम्राज्य नहीं चल पाता है। जो ईस्टर्न रोमन साम्राज्य बच जाता है उसी को बाइजेंटियन एम्पायर कहते हैं। बाइजेंटियन एम्पायर भी यहूदियों के लिए ठीक ठाक नहीं रहता है, उसमें भी उनका परसिक्यूशन होते रहता है। यहूदियों की हालत तब बेहतर होती है जब इमरजेंस होता है इस्लाम का। इस्लाम के इमरजेंस में यहूदियों की हालत थोड़ी सी सही होती है तो यहूदी भी तो मोनोथिस्ट ही है, वो एकोश्वरवाद को ही मानते हैं। इसीलिए इस्लाम के जो खास के जो अरब इस्लाम जो थे, जो शुरू में जब इस्लाम धर्म शुरू हुआ तो अरबियों का प्रभाव था इस्लाम पर, तो थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। सिटीजन तो उनको सेकंड क्लास का ही माना जाता था क्योंकि वो इस्लाम अडॉप्ट नहीं किए थे, लेकिन फिर भी परसिक्यूशन उतना नहीं होता था। और इस काल में यहूदी फले फूले भी खूब। यहूदियों की एक खासियत है कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और बहुत मेहनती लोग होते हैं। अभी भी आप देखोगे तो बिलियनियर्स लोगों की सूची में बहुत सारे यहूदियों का अच्छा खासा प्रभाव है और एकेडमिक्स पे भी यहूदियों का बहुत प्रभाव। नोबेल प्राइज विनर की लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको कई सारे यहूदी मिल जाएंगे। तो जो मुस्लिम शासन रहा वो यहूदियों के लिए थोड़ा ठीक ठाक रहा, खासकर जो अरब मुस्लिम शासन थे, खासकर 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक वो यहूदियों के लिए ठीक ठाक रहा। और यहूदियों को जब भी समय मिला तो यहूदियों ने खूब प्रोग्रेस किया और बहुत प्रोग्रेसिव कौम है। दुनिया में कुछ कम्युनिटी है जो बहुत प्रोग्रेसिव मानी जाती है, उसमें यहूदी भी एक है। फिर एक क्रूसेड्स का दौर आता है 11वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में, यानी कि 1099 से लेकर 1291-92 तक का जो दौर है उसको क्रूसेड्स कहते हैं। क्रूसेड्स बेसिकली एक धर्म युद्ध है जो चर्च लॉन्च करते थे वहाँ के राजा के सहयोग से। उसका एम था कि जेरूशलम में ईसाइयों को स्थापित करना। जेरूशलम तो ईसाइयों के लिए भी पवित्र स्थान है, ईसा मसीह वहीं के हैं, तो जेरूशलम में ईसाइयों को स्थापित करना और जिसने जीसस के साथ गलत किया था उन सबको सजा देना। तो 4 क्रूसेड्स बहुत महत्वपूर्ण है। क्रूसेड्स बेसिकली एक अभियान होता था जिसमें जो योद्धा होते थे वो जेरूशलम पर कब्जा करने की कोशिश करते थे।
तो उस क्रूसेड्स के दौर में यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुए, यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारा जाने लगा। राइन वैली में तो यहूदियों को पूरी तरीके से साफ़ कर दिया गया। अब राइन वैली मैसेकर को सर्च करोगे गूगल पे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कितनी दर्दनाक ये दौर रहा वो आपको पता चलेगा। तब ये क्रूसेड्स का दौर भी यहूदियों के लिए ख़तरनाक रहा। फिर उसके बाद यहूदी जहाँ तहाँ भागते रहे, कुछ दिन स्पेन में रहे जब तक स्पेन में इस्लामिक रूल रहा। फिर यूरोप के कुछ कुछ भागों में भागते रहे, लेकिन उन लोगों के खिलाफ हमेशा एक हेट जो एंटीसेमिज्म विचारधारा है वो चलते रहा। हर चीज़ के लिए उनको दोषी ठहराया जाता था, और यहूदियों के बारे में कई सारी अफवाहें यूरोप में खास के जो ईसाई समाज है उसमें फैली हुई थी, जैसे कि वो लोग काला जादू करते हैं, बच्चों की बलि चढ़ाते हैं। यूरोप में जब ब्लैक क्रूसेड्स के बाद जब 1345 से 50 के बीच में एक डिजीज आता है, जैसे आजकल पेंडेमिक है, उस समय का भी वो पेंडेमिक था जिसको ब्लैक डेथ कहते हैं। ब्लैक डेथ में कहा जाता है कि यूरोप की लगभग आधी आबादी साफ़ हो गई। उसके लिए भी यहूदियों को ही दोषी ठहराया गया कि यहूदी लोग ही कुछ इसमें कर। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के बाद जेरूशलम पर किसका अधिकार रहा, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। तो 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम का इमरजेंस हुआ तो उसके बाद इस्लामिक लड़ाकों ने, इस्लामिक योद्धाओं ने जेरूशलम को जीत लिया और बहुत एक्सपेंशन हुआ इस्लाम का, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जेरूशलम पर अगर हम पोजीशन की बात देखते हैं कि किसका अधिकार रहा है जेरूशलम पर, तो जब से इस्लाम का उदय हुआ है यानी कि 7वीं शताब्दी से उमैयद खलीफाओं के दौर से लेकर ऑटोमन एम्पायर तक जेरूशलम पर कब्जा लगभग, अगर थोड़े बहुत क्रूसेड्स के समय के बहुत छोटे से पीरियड को छोड़ दे तो अधिकांश समयों में, लगभग पूरे समय में, यानी कि 7वीं सदी से लेके 20वीं सदी के पहले हाफ तक यानी प्रथम विश्व युद्ध तक जेरूशलम पर कब्जा रहा है मुसलमानों का ही। उधर दूसरी तरफ हम इस दौरान यहूदियों की हालत को देखते हैं तो यहूदियों को पूरे ईसाई जगत में, खास के जो ईस्ट यूरोप है में परसिक्यूशन किया जाने लगा। वो एक जगह से दूसरे जगह भागते रहे, कुछ जगह कोई नया देश जाते थे, वहाँ कुछ दिन रहते थे, फिर वहाँ माहौल बदल जाता था, उनकी हत्याएं शुरू हो जाती थी, फिर वो वहाँ से अलग जगह पे जाते थे। कहने का मतलब है, अगर आप यहूदी परसिक्यूशन की हिस्ट्री को देखें जो रोमन एम्पायर से शुरू हुआ था और उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक यहूदियों की हत्याएं होती रही पूरी दुनिया में। क्रूसेड्स का एक दौर आया, लगभग 200 साल चला, उसमें भी लाखों यहूदियों की हत्या हुई। रैन वैली मैसेकर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद पोलैंड में यहूदियों के साथ क्या हुआ, रसिया में यहूदियों के साथ क्या हुआ, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और उसके बाद जब हिटलर सबका इमरजेंस, हिटलर मुसोलिनी सबका इमरजेंस हुआ यूरोप में, तब तो यहूदियों की जो हालत है और बुरी हो गई। जो होलोकॉस्ट प्रोग्राम जो हिटलर ने चलाया था उसमें लगभग 6 मिलियन यहूदियों की हत्या की गई, यानी कि 60 लाख यहूदियों की। अगर उसके इतिहास को आप पढ़िएगा तो इतनी दर्दनाक दास्तां आपको और कहीं नहीं सुनने को मिलेगी। यहूदी बस एक जगह से दूसरे जगह भागते रहे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आते आते जब यहूदियों की हालत यूरोप में ख़राब हो गई तो यहूदियों के लिए सेफ हेवन बना अमेरिका। बहुत सारे यहूदियों का माइग्रेशन अमेरिका में शुरू हुआ और 1890 ईस्वी के आसपास पहला यहूदी सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें यहूदियों के बीच एक चर्चा हुई कि अब बहुत हुआ, बहुत हम पर अत्याचार हुआ और दुनिया में कोई जगह नहीं हमारा है और हमें भी अपना होमलैंड चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध का समय आया, ब्रिटेन की हालत ख़राब थी, उनको सपोर्ट की आवश्यकता थी। तो यहूदी लोग का तो बिजनेस पे बहुत अच्छा पकड़ है, काफ़ी रिच लोग थे, तो ब्रिटेन को सपोर्ट चाहिए था, पैसे से भी सपोर्ट चाहिए था, लॉजिस्टिक्स से भी सपोर्ट चाहिए था।
तो यहूदियों ने ब्रिटेन को सपोर्ट करने का वायदा किया इस शर्त पर कि आप हमें हमारा एक होमलैंड दो, दुनिया में कहीं भी आप मुझे एक जगह दो। 1880-90 के दशक से यहूदियों के बीच में एक अपने राष्ट्र की बात होने लगी और 1880 के आसपास यहूदियों का एक माइग्रेशन फ़िलिस्तीन क्षेत्र की ओर होने लगा। फ़िलिस्तीन एक खाली जगह था, बहुत कम आबादी थी और यहूदी पैसे वाले थे ही, लेकिन माइग्रेशन का रेट बहुत स्लो था, काफ़ी कम लोग आए और वहाँ अरबी लोगों से, जो अरब मुल्क के लोग वहाँ पहले से रह रहे थे, उनसे वो लोग ज़मीन खरीद कर रहने लगे और काफ़ी महंगे दामों पर ज़मीन खरीद रहे थे। तो अरब वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, उनको तो अच्छा ही लग रहा था और माइग्रेशन का रेट स्लो था, तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी। और 1880 के दशक में ही यहूदी लोगों का एक माइग्रेशन अमेरिका की ओर भी हुआ और अमेरिका में भी काफ़ी सारे यहूदी लोग बसे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय आता है, यूरोप में यहूदी लोगों के साथ और दिक्कतें बढ़ जाती है। फिर यहूदी लोग ब्रिटेन के साथ एक समझौता करते हैं, ब्रिटेन को मदद चाहिए होता है प्रथम विश्व युद्ध में, तो ब्रिटेन एक यहूदियों के साथ डील होता है और एक घोषणा करता है जिसको कहते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन। उसमें यहूदी लोगों से ब्रिटेन एक प्रॉमिस करता है। बाल्फोर ब्रिटेन का फॉरेन मिनिस्टर था उस समय। तो जो बाल्फोर डिक्लेरेशन में यह बात थी कि यहूदी लोगों को एक लैंड दिया जाएगा, अपना एक देश दिया जाएगा, जहाँ अभी एक इजराइल है, फ़िलिस्तीन है, उस क्षेत्र में। तो यहूदी लोगों ने सपोर्ट किया ब्रिटेन का और उधर ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर एक बैकडोर एग्रीमेंट किया जिसको साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट कहते हैं। वो भी 1916 में हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन लोगों ने बोला था जो क्षेत्र अभी ओटोमन एम्पायर के अधीन था उसको अगर हम जीतेंगे तो आपस में बांट लेंगे। उधर ब्रिटेन ने एक और गेम उसी समय खेला। उसने जो उस समय एक यूनाइट अरब के लिए एक संघर्ष चल रहा था, जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे, जो अरब को एक मॉडर्न नेशन बनाना चाहते थे, एक तरह का क्रांतिकारी संगठन थे, उसको भी सपोर्ट किया कि आप ऑटोमन एम्पायर का विरोध करो। ऑटोमन एम्पायर उस समय धुरी राष्ट्र में था तो उनको हराना आवश्यक था। तो जो अरब रिवॉल्यूशनरी थे उनको ब्रिटेन ने भी सपोर्ट किया कि आपको हम पूरा अरब देंगे, आप ऑटोमन एम्पायर का विरोध करिए। फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ और मित्र राष्ट्र जीत गए। तो उससे पहले जो ब्रिटेन ने घोषणा की थी, जैसे बाल्फोर डिक्लेरेशन था या फिर अरब रिवॉल्यूशनरी के साथ जो उन लोग ने प्रॉमिस किया था, उन सब से मुकर गए। और जो साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, उसके तहत वो क्षेत्र बांट लिए। जो अभी का फ़िलिस्तीन क्षेत्र है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में आया और जो अरब का जो बाकी बचा क्षेत्र है वो फ्रांस के कंट्रोल में आया। तो अब जेरूसलम बेसिकली ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। जो मुस्लिम धर्म की इमरजेंस के समय से अभी तक लगभग 7वीं शताब्दी से लेके और अभी तक जो क्षेत्र मुस्लिम शासकों के हाथ में थे, अब ब्रिटेन के हाथ में आ गया। और उधर ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था यहूदियों से भी कि आप मुझे मदद करिए, हम आपको आपका होमलैंड देंगे। तो 1920 से लेके 1940 का जो दौर रहा उसमें यहूदियों का बहुत तेज़ माइग्रेशन शुरू होता है फ़िलिस्तीन क्षेत्र में, जो लगभग 3% थे। इन 20 सालों में 30% इजरायली इस क्षेत्र में रहने लगते हैं। अब उसके बाद इस क्षेत्र में अनरेस्ट शुरू होता है। इजरायली और जो फ़िलिस्तीन है यानी कि जो अरब मुल्क के लोग हैं उन लोगों के बीच संघर्ष शुरू होता है और डिस्टर्बेंस शुरू होने लगता है। तो इसी डिस्टर्बेंस के इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बैठता है जिसको पील कमीशन कहते हैं। ब्रिटेन का बेसिकली रॉयल कमीशन है, जो रॉयल कमीशन है जिनको इंक्वायरी करना है कि इस क्षेत्र में अनरेस्ट का कारण क्या है। तो पील कमीशन जो बने 1937 में, उसने रिपोर्ट दिया कि अब इस क्षेत्र को पार्टीशन करना पड़ेगा जूस पैलेस्टाइन और अरब पैलेस्टाइन में। ठीक है, तो पील कमीशन की ये बात रही, लेकिन अरब लोगों ने इसको नहीं स्वीकार किया और टेंशन इस क्षेत्र में बढ़ने लगा। अब फिर क्या हुआ कि ब्रिटेन ने पूरे मैटर को यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया, बोला कि अब आप देखो, और ब्रिटेन वहाँ से निकल गया।
फिर यूनाइटेड नेशंस ने एक प्लान किया जिसको पार्टीशन प्लान कहते हैं। वहाँ यूनाइटेड नेशंस का रिजोल्यूशन नंबर 181 वही है, इजराइल का फ़िलिस्तीन का बंटवारा कैसे हो। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक प्लान किया कि टू नेशन थ्योरी, जैसे हमारे यहाँ हुई, हम लोगों को भी तो 1947 में आज़ादी मिली और टू नेशन थ्योरी बना। उसी तरह यहाँ भी यूनाइटेड नेशंस ने टू नेशन थ्योरी दिया। इसमें यह था कि एक पार्ट बनाएंगे फ़िलिस्तीन क्षेत्र का जो बनेगा ज्यूस पैलेस्टाइन, यानी जो अभी इजराइल है, और एक पार्ट बनेगा अरब पैलेस्टाइन। तो ज्यूस लोग उसको मान लिए और अपना देश बनाए 1948 में। लेकिन अरब लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया, बोला नहीं, हाँ ये हमारा क्षेत्र है, हम इसमें ज्यूस लोगों को नहीं रहने देंगे। तो जैसे ही इजराइल बना 1948 में, उसके बाद तुरंत उसके नेक्स्ट डे अटैक कर दे। तो यूनाइटेड नेशंस के पार्टीशन प्लान में 3 बातें थी। एक ज्यूस पैलेस्टाइन की बात थी, एक अरब पैलेस्टाइन की बात थी, और एक जेरूसलम का स्पेशल स्टेटस की बात थी। क्योंकि जेरूसलम ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों के लिए बहुत मायने रखता है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो जेरूसलम के लिए एक स्पेशल स्टेटस की बात की थी कि जिस तरह का जैसे वेटिकन में स्पेशल स्टेटस है वेटिकन का, इसी तरह उसका कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया जाएगा, वो किसी एक के कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन अरब लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के पार्टीशन प्लान को नहीं माना, अरब लीग ने, लेकिन ज्यूस लोगों ने मान लिया और 1948 में इजराइल देश बना। ठीक है, उसके तुरंत बाद अरब देश मिलकर इजराइल पर अटैक कर देते हैं, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान, ये 5 कंट्री मिलकर अटैक कर देते हैं इजराइल पर। लेकिन सरप्राइजिंगली इजराइल जीत जाता है। तो इजराइल जीत जाता है। फिर इस उस वॉर का आउटकम क्या होता है, जो गाजा पट्टी का क्षेत्र है उसको इजिप्ट अपने कंट्रोल में ले लेता है, जो वेस्ट बैंक का क्षेत्र है उसको जॉर्डन अपने कंट्रोल में ले लेता है, और जो जेरूसलम है जिस पर यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि इसको स्पेशल स्टेटस में रखेंगे, उसके पश्चिमी पार्ट पर इजराइल अधिकार कर लेता है और पूर्वी पार्ट पर जॉर्डन अधिकार कर लेता है। तो फर्स्ट जो अरब इजराइल वॉर हुआ था उसका आउटकम यही निकला कि इजराइल उस युद्ध में विजयी हुआ, उसने जेरूसलम के पश्चिमी भाग को जीत लिया। इजिप्ट ने जो अरब पैलेस्टाइन बनना था और उसके जो गाजा पट्टी का क्षेत्र था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। जॉर्डन ने जो अरब पैलेस्टाइन बनना था उसके जो वेस्ट बैंक है उसको अपने क्षेत्र में ले लिया, और जेरूसलम के जो पूर्वी भाग हैं उनको जीत। तो फर्स्ट अरब इजराइल युद्ध के बाद इसमें इजराइल का विजय हुआ और फ़िलिस्तीनी लोगों को रिफ्यूजी बनना पड़ा अपने ही देश में। लगभग 7 लाख फ़िलिस्तीनी लोग रिफ्यूजी हो गए इस युद्ध के कारण, और उसी को अरब में अल नकबा या फ़िलिस्तीन में अल नकबा कहा जाता है। फिर उसके बाद 1967 में बहुत फेमस 6 डे वार होता है, जिसको 6 डे वार कहते हैं। उसमें सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन ये तीनों मिलकर अटैक कर देते हैं इजराइल पर, लेकिन इजराइल इस युद्ध को 6 दिन में ही जीत लेता है। और इस युद्ध का आउटकम क्या होता है 6 डे वार का, इजराइल क्या करता है, पूरे पैलेस्टीन को जीत लेता है। जैसे जो गाजा पट्टी का स्ट्रिप जिसको इजिप्ट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था उसको जीत लेता है, वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के कंट्रोल में था और पूर्वी जेरूसलम जो जॉर्डन के कंट्रोल में था उसको भी इजराइल अपने कंट्रोल में ले लेता है। और उसके साथ ही इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है जो गाजा पट्टी से लगता है, उसको पूरे सिनाई पेनिनसुला को इजराइल अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें होती है 6 डे वॉर में। फिर 1967 के बाद एक और वॉर होता है इजराइल और इजिप्ट के बीच, जिसको कहते हैं हम योम किपुर वार, जिसमें सिर्फ इजराइल और इजिप्ट नहीं रहता है, इजिप्ट सीरिया मिलकर अटैक करते हैं इजराइल पर। और ये वॉर थोड़ा सा इजराइल के लिए भी डेडली था, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्षति उठानी पड़ती है इजराइल को भी, और उसमें कोई जीत हार का कोई ऐसा हुआ नहीं इसमें, और एक मेंटेन रह गया
बीच बीच में मेंटेन रह गया, दोनों में से किसी पार्टी की जीत नहीं हुई। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स ने इंटरवीन किया और मामला शांत हो गया। तो ये सब बात है 1973 की। अब योम किपुर एक हॉलीडे होता है इजरायलियों का, जिस दिन वो लोग फास्टिंग करते हैं, एक पवित्र दिन है। तो इसीलिए जो 1973 का जो वार है इसको योम किपुर वार कहा जाता है, क्योंकि उसी दिन वो अटैक हुआ था। तो उसके बाद 1973 की बात है, सिनाई पेनिनसुला का भी बड़ा पार्ट इजराइल के कंट्रोल में है। अब थोड़ा सा उसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू होती है और एक समझौता होता है जिसको कहते हैं कैंप डेविड एकॉर्ड। कैंप डेविड अमेरिका में है, तो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल रिट्रीट है मैरीलैंड पे। कैंप डेविड वहीं एक जगह है, तो उसी को इसीलिए उसको कैंप डेविड एग्रीमेंट कहते हैं, जो 1978 में हुआ था। वो हुआ इजिप्ट और इजराइल के बीच। उसमें जो इस समय जो इजरायली पीएम थे मैकम बिगन, और जो इजिप्ट के पीएम थे सादत अनवर, और अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय जिमी कार्टर थे, उन्हीं के मध्यस्थता में हुई और एक एग्रीमेंट बना कि जो सिनाई प्रायद्वीप जिस पर इजराइल का कब्जा है वो लौटा देगा इजिप्ट को, और अरब नेशंस में इजिप्ट एक पहला ऐसा नेशन बना जिसके डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुए इजराइल के साथ। तो ये सब घटनाएं 1978 तक की है। कैंप डेविड एग्रीमेंट के बाद इजराइल और अरब के बीच थोड़ी सी बेहतर माहौल की संभावना बनी। इजिप्ट का डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ इजराइल के साथ, और वो पहला अरब देश बना जिसका डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल से स्थापित हुआ। और इस एकॉर्ड के कारण जो इजराइल के पीएम थे बिगन और इजिप्ट के पीएम थे अनवर सदात, उनको नोबेल प्राइज़ भी साथ में मिला। बाद में इजिप्ट के एक्सट्रीमिस्ट लोगों द्वारा अनवर सदात की हत्या भी कर दी। तो कैंप डेविड एग्रीमेंट के बाद इजराइल में अरब क्षेत्र में थोड़ी शांति की उम्मीद हुई, और इजराइल में पहले से भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो फ़िलिस्तीन में पहले से भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, जैसे उसमें एक यासिर अराफात का ऑर्गेनाइजेशन था फतह। जैसे वो लोग फतह एक ऑर्गेनाइजेशन था, प्योर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, छोटा छोटा गुरिल्ला वारफेयर करता था, थोड़ा सा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के जैसा था। जॉर्डन से ऑपरेट करता था और मिलिट्री वारफेयर का छोटा छोटा गुरिल्ला वारफेयर करते रहता था। बाद में जब 6 डे वॉर हुआ 1967 में, और उसमें जो हार हो गई अरब नेशंस की, तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बना PLO, जिसको कहते हैं पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शुरू में वो भी थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच रखता था, लेकिन 1980 के दशक के अंतिम सालों के बाद उसके अप्रोच में चेंज आया, और तब तक PLO एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो गया था। और भी कई सारे जो छोटे छोटे संगठन थे जो पैलेस्टाइन के फ्रीडम के लिए काम कर रहे थे, जो पैलेस्टाइन की स्थापना के लिए काम कर रहे थे, उसके साथ जुड़ गए। तो इस तरह से PLO एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और उसके अध्यक्ष बन गए यासिर अराफात। तो 1980 के दशक के अंतिम सालों में PLO के स्टैंड में भी चेंज आया, और वो बातचीत करने के मुद्दे पर आ गया, वो इजराइल से नेगोशिएशंस करने के मुद्दे पर आ गया। तो इसी में एक प्रगति हुई जिसको हम लोग ओस्लो एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ओस्लो नॉर्वे में एक जगह है, नॉर्वे की मध्यस्थता में PLO और इजराइल के बीच एक समझौता होने की कोशिश हुई। ओस्लो में कई राउंड की बातचीत हुई, फिर फाइनल साइन हुआ वो USA में, तो इसीलिए उसको ओस्लो एकॉर्ड कहते हैं। 1993, तो वो ओस्लो एकॉर्ड 2 है, एक 1993 में, उसी को जनरली हम लोग ओस्लो एकॉर्ड फर्स्ट के भी नाम से जानते हैं। अब उसमें क्या डिसाइड हुआ, जो
कि जो पीएलओ है, पीएलओ क्या स्टैंड लेगा और इजराइल क्या स्टैंड लेगा। अभी तक पीएलओ इजराइल को देशी नहीं मानता था। अरब में भी जो दूसरे नेशंस थे इजराइल को देशी नहीं मानता था। तो ओस्लो एकॉर्ड में ही पहली बार तय हुआ कि जो पीएलओ है, जो पैलेस्टाइन की आज़ादी के लिए काम करता है, जिसका नाम है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो इजराइल को मान्यता देगा और आतंकवादी घटनाओं को छोड़ेगा, क्योंकि शुरू में थोड़े से वो एक्सट्रीमिस्ट थे और छोटे छोटे गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहते थे। और इजराइल का ये स्टैंड हुआ कि वो पीएलओ को एक रिप्रेजेंटेटिव मानेगा पैलेस्टाइन का। तो इजराइल भी पीएलओ को आतंकवादी संगठन ही उससे पहले तक मानते रहा। तो एक लगा कि एक शांति की पहल है, वो हो सकता है। एक और चीज़ हुई, 3 चीज़ें हुई थी ओस्लो एकॉर्ड में। पहला, इजराइल मानेगा पीएलओ को कि वो फिलिस्तीन का रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरा, पीएलओ मानेगा कि इजराइल एक नेशन है, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। और तीसरा हुआ कि एक पैलेस्टाइन अथॉरिटी बनेगा, जिसको पीए के नाम से जाना जाता है। वो 5 साल के लिए बनेगा और वो गवर्नेंस करेगा वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे, जो भी इजराइल के कंट्रोल में था। कब से? वो फर्स्ट सेकेंड 6 डे वॉर से ही वो इजराइल के कंट्रोल में था। इस पर सहमति बनी। फिर 1995 में एक और समझौता हुआ, जिसको ओस्लो 2 के नाम से जाना जाता है। उसमें इजराइल और पीएलओ के बीच में क्या डिसाइड हुआ, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, उसको जानते हैं। उसमें एक डिसाइड हुआ कि पूरा जो वेस्ट बैंक का एरिया है उसको 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट रहेगा फिलिस्तीन के कंट्रोल में। एक पार्ट बनेगा जिस पे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का कंट्रोल होगा। गवर्नेंस फिलिस्तीनी करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी का कंट्रोल इजरायली के हाथ में रहेगा। और एक तीसरा पार्ट रहेगा जिस पे इजराइल का कंट्रोल रहेगा। और इजराइल विथड्रॉ कर लेगा गाजा स्ट्रिप से, और जो इजराइल के 6 बड़े शहर है जिसमें गाजा स्ट्रिप भी था, फिलिस्तीन के 6 बड़े शहर सिटी जिसमें गाजा स्ट्रिप था, और भी जेरिको था, और भी कुछ सिटी था। 6 बड़े सिटी और लगभग 400 छोटे छोटे सिटी थे, उससे विथड्रॉल कर लेगा। तो ओस्लो एकॉर्ड 2 बना। ठीक है, एक लगा कि माहौल थोड़ा सही होगा, लेकिन दोनों तरफ के जो अतिवादी लोग थे, फिलिस्तीन के तरफ के भी और इजराइल के तरफ भी, वो इस एग्रीमेंट से खुश नहीं थे। इजराइल के तरफ के जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी फिलिस्तीन को अब मानना ही, देखना ही नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि फिलिस्तीन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जो फिलिस्तीन के तरफ के जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग पीएलओ से खफा थे कि पीएलओ सरेंडर कर रहा है इजराइल के सामने। तो ये सब जो एग्रीमेंट हो रहा था, तो उसी के बीच में 1890 के दशक में जब पीएलओ का अप्रोच लिबरल हो गया, तो फिलिस्तीनी एंगर को, जो फिलिस्तीनी लोगों का एंगर था इजराइल के खिलाफ, उसको हवा दिया एक संगठन जिसको कहते हैं हमास। हमास बेसिकली जो एक मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन है जो अरब में काम करता है, मतलब वो सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच रखता है। उसका ही वो फिलिस्तीनी पार्ट है, एक तरह से फिलिस्तीन का जो संगठन है, मुस्लिम ब्रदरहुड से ही वो जुड़ा हुआ है। और 1950 के दशक से ही मुस्लिम ब्रदरहुड काम कर रहा था, लेकिन 1890 के आसपास आते आते वो हमास के नाम से पॉपुलर हो गया फिलिस्तीन क्षेत्र में। तो वो जो अतिवादी लोग थे फिलिस्तीन को, उसको हवा दिया और उन लोगों के बीच में वो पॉपुलर होने लगा हमास। और पीएलओ की थोड़ी स्थिति कमज़ोर होने लगी फिलिस्तीन में। लेकिन दोनों तरफ के अतिवादी लोग नहीं चाहते थे कि समझौता हो, और उसी में हत्या भी हो जाती है इजरायली पीएम की। इजराइल के ही अतिवादी, जो एक अतिवादी लोग था, एक्सट्रीमिस्ट था, उसने हत्या कर दी इजरायली पीएम इत्ज़हाक रेविन की। ओस्लो एकॉर्ड असफल हो जाता है और चीज़ें इसी तरह बिगड़ी हुई अवस्था में रहती है। फिर 2005 में होता है, 2005 में इजराइल गाजा स्ट्रिप खाली कर देता है, लेकिन वेस्ट बैंक में इजराइल अपना सेटलमेंट बनाना
शुरू रखता है, वो उसको बंद नहीं करता है, बस गाज़ा स्ट्रिप खाली कर देता है। फिर वहाँ फ़लस्तीन में चुनाव होते हैं और सरप्राइजिंगली हमास जीत जाते हैं। वहाँ पीएलओ और हमास में फिर इस बात को लेके सहमति नहीं बन पाती है और हमास रूल करने लगता है गाज़ा स्ट्रिप पे और पीएलओ का रूल रहता है वेस्ट बैंक पे। और 2004 में तो उससे पहले यासिर अराफात की मृत्यु हो गई रहती है। उसके बाद पीएलओ का चेयरमैन महमूद अब्बास रहता है, जो उसके पास यासिर अराफात जैसी विरासत नहीं है और उनकी उतनी पकड़ नहीं है। और पीएलओ थोड़ा सा तब तक भ्रष्टाचार में भी लिप्त है, उस पर भ्रष्टाचार के भी एलिगेशन लगते हैं, क्योंकि जो दुनिया भर से उनको मदद मिलती है उनके लिबरल अप्रोच को लेके, लेकिन वो पैसा करप्शन में यूज हो जाता है। हमास को अरब लोग मदद करते हैं तो वो भी वहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं करके वो हथियार खरीदने पर ध्यान देते हैं। तो कुल मिलाकर यही हालात अभी इजराइल की चल रही है। दोनों तरफ से वायलेंस है। हमास इजराइल पे रॉकेट दागता है और इजराइल भी उधर से बुरी तरीके से रिटेलिएट करता है। रही बात अरब इजराइल विवाद में कौन देश किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो देश जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं या वो जस्टिस के लिए कर रहे हैं। हर देश की अपनी अपनी दुविधा है और अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करेगा ही, क्योंकि वहाँ ज्यूस लॉबी बहुत, अमेरिका में ज्यूस लॉबी बहुत मजबूत है। और जो अरब नेशंस हैं वो तो इजराइल का विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी जो कुछ मजबूरियां हैं। जैसे जितने भी अरब नेशंस हैं वो बेसिकली मोनार्की है या फिर डिक्टेटरशिप में है, तो अपने जनता को सेटिस्फाइड करना भी उन लोगों के लिए आवश्यक है, नहीं तो वहाँ भी रिवोल्ट होने का खतरा रहता है। और जितना भी इस्लामिक जगत है उसमें तो पहले रिलीजन है, देन गवर्नेंस है। तो अरब लोग इसलिए इजराइल का इतना विरोध करते हैं। और तीसरा अभी हम देख रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान, खासकर तुर्की को देखते हैं बहुत आक्रामक है इस इशू पे। तो ऐसा है इजराइल का, तुर्की का बहुत पहले से इजराइल से संबंध है, 1950 से ही उसके व्यापारिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। अभी का पहले का तुर्की एक सेकुलर नेशन था। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, जब ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था, उसके बाद जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत को ख़त्म किया और वहाँ एक सेकुलर नेशन बनाया, तो एक मॉडर्न और सेकुलर नेशन था। फिर अभी जो अर्दोगन आए हैं उनका झुकाव कुछ एक्सट्रीमिस्ट है, वो थोड़े से कट्टरतावादी लोगों को सपोर्ट करते हैं और उनको इस्लामिक जगत का अब नेता बनना है। तो इस्लामिक जगत के नेता बनने के लिए अभी जो दुनिया में जो भी इशू आते हैं उस पर वो बोलते हैं, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन अरबी लोग चाहते नहीं है कि, जो अरब के लोग हैं, जो अरब नेशंस है, वो चाहते नहीं कि तुर्की लीड करे इस्लाम को, क्योंकि अरब लोग भी तो अपने आप को मोहम्मद साहब की लीगेसी से जोड़ते हैं। तो बहुत ही जो हम लोग मुस्लिम जगत को देखते हैं उसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत समानताएं हैं या बहुत ज़्यादा उन लोगों की यूनिटी है, उसके अंदर के अंतर कलह बहुत है उसमें भी। तो उसकी भी अपनी अपनी सबकी मजबूरियां हैं, इसीलिए सब अभी सपोर्ट करते हैं। चीन का देखते हैं, चीन भी फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में है या बोलता है इस तरह से कुछ कि उसका ज़्यादा सेंटीमेंट दिखता है फ़िलिस्तीन की ओर, तो उसको फ़िलिस्तीन से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है चीन को। और जस्टिस से भी चीन को कोई खास लेना देना नहीं है। चीन ने तिब्बत में क्या किया है या चीन में जो उइगर मुसलमानों के खिलाफ़ कर रहा है वो पूरी दुनिया जानती है, या हांगकांग में जिस हिसाब से वो प्रोटेस्ट को दबा रहे हैं, तो वैसा नहीं है कि चीन को कोई बहुत ज़्यादा जस्टिस से मतलब है। चीन अभी नए समय में दुनिया का प्रोडक्शन हब बना है, उसको अपनी जो सामान है उसको बेचना है पूरे दुनिया में, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में चीन की एक्सेस बहुत कम है या वहाँ उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो जो उसके लिए जो बाज़ार बचता है, भारत में भी दिक्कतें हैं उसकी, तो ज़्यादा उसका जो बाज़ार बनता है अभी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अरब मिडिल ईस्ट। तो चीन इन सब क्षेत्र में जो भी चीज़ें होती है उस पर वो नज़र रखता है और उसमें अपना वो हित साधने की कोशिश करता है।
रही बात भारत की, तो भारत का शुरू से ही स्टैंड रहा है, जब फिलिस्तीन यहूदियों के साथ बहुत अत्याचार होता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, और सिंपैथी था दुनिया को इसके लिए। तो जब इजराइल नेशन बना 1948 में, तो भारत ने 1950 में ही इजराइल को मान्यता दे दी, ठीक है। लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसके साथ एस्टेब्लिश नहीं हुए, क्योंकि हम लोग फिलिस्तीन के प्रति भी सहानुभूति रखते थे, क्योंकि वो लोग अपने ही देश में रेफ्यूजी जैसा हो गए थे। तो 1990 तक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश नहीं थे इजराइल के साथ। और भारत का हमेशा से एक जो अप्रोच रहा है वो मानवतावादी रहा है। हम लोग वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए अभी जो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने कहा है कि पहले वायलेंस को सपोर्ट करने बंद करने के लिए। और भारत का जो स्टैंड है, इजराइल बहुत मजबूत देश है, ठीक है। वो जब रिटेलिएट करता है तो बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी मारे जाते हैं गाज़ा पट्टी में। गाज़ा पट्टी बेसिकली 20 लाख आबादी रहता है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। 5000 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा लोग उस एरिया में रहते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। अब सारे इतने घुले मिले हैं कि वहाँ अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इजराइल जब इधर से रिटेलिएट करता है तो बहुत बड़ी संख्या में उधर लोग मारे जाते हैं। तो भारत का जो दृष्टिकोण है मानवतावादी दृष्टिकोण है। और प्रैक्टिकल तौर पे भी देखें तो भारत भी अरब को नाराज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि अरब हमारी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसका हम लगभग 80 से 85% जो हमारी ज़रूरतें हैं अरब नेशन से ही पूरी होती है। और जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें जो रेमिटेंस आता है उसका बड़ा हिस्सा है खाड़ी देशों में, जो हमारे यहाँ से लोग काम करने जाते हैं। इसलिए भी हम अरब का विरोध नहीं करते हैं या इस स्थिति से बचना चाहते हैं, एक तरफा सपोर्ट की स्थिति से। और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी है कि हम लोग अपने कभी भी एक तरफा सपोर्ट पे नहीं रहते हैं, मानवतावादी अप्रोच रखते हैं हमेशा। और अभी कभी ऐसा नहीं कि हमारा कोई मित्र है तो उसको हम हर बात में सपोर्ट करेंगे, और तो उस तरह का अप्रोच भारत का नहीं है। और रही बात दूसरे देशों की, तो दूसरे देश क्या सोचते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कहता है 25 लोग ये सपोर्ट किया है इसको इजराइल को, तो ये 25 है कि 35 है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि कौन कौन लोग किसके फेवर में खड़े हैं। अमेरिका जब तक मजबूती से इजराइल के फेवर में खड़ा है तब तक बस अमेरिका महत्वपूर्ण है। और अमेरिका खड़ा है यानी कि यूरोपियन यूनियन खड़ा है, अमेरिका खड़ा है यानी कि ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। और जब हम फिलिस्तीन का देखते हैं तो फिलिस्तीन को जब सुनते हैं कि 57 मुस्लिम देशों ने सपोर्ट किया या और देशों ने सपोर्ट किया, वो संख्या उतनी मायने नहीं रखती है जैसे सऊदी अरब का स्टैंड क्या है। जो हम लोग OIC देखते हैं, जो इस्लामिक देशों का संगठन है, उसमें पकड़ सऊदी अरब का है। तो सऊदी अरब जो सोचता है वहीं OIC सोचता है। तुर्की का उस पर क्या स्टैंड है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि OIC में पकड़ सऊदी अरब की स्टैंड रखें। तो देखिए कॉमन पीपल तो इमोशन से सोचता है, उसको जो सोचना है वो सोचेगा, वो किसी न किसी का पक्ष लेगा ही और भावनाओं से चलता है। लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पे अगर हम बात करें तो उसमें क्या स्टैंड रखें हम अपना, तो कुछ चीज़ों को हमेशा कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। पहला कि यहूदी का मूल स्थान है इजराइल, ठीक है। दूसरा, यहूदियों के साथ इतिहास में बहुत अन्याय हुआ है और उससे ज़्यादा हिंसा और नफ़रत शायद ही किसी और कम्युनिटी ने झेला हो। फिलिस्तीन भी इस क्षेत्र में सबसे लंबे समय से रह रहे हैं, उसका भी यह नेशन है और बंटवारा हुआ है उसके नेशन का, यह बात भी सत्य है। लेकिन अब क्या, अब पीसफुल को एग्जिस्टेंस ही सही रास्ता है इन सब चीज़ों से निकलने का। बहुत साल से दोनों देश लड़ रहे हैं, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं उससे। तो दोनों, एक स्टूडेंट के तौर पे अगर हम अपना पक्ष रखें तो देखिए पीड़ित दोनों समुदाय हैं, इजरायली भी पीड़ित हैं और फिलिस्तीनी भी पीड़ित हैं। दोनों को एक ही क्षेत्र में रहना है। तो सही स्टैंड यही रहेगा कि दोनों देश पीस टॉक एस्टेब्लिश करें, टेबल पे बैठे नेगोशिएट करें,
और डिस्कशन करें, वही एक सही बात रहेगा। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी है दोनों देशों की, दोनों देश की, कि एक दूसरे में और इतने घुले मिले हैं। हम इजराइल की बात करते हैं तो 1 करोड़ आबादी है इजराइल की, उसमें भी लगभग 20% लोग अरब मूल के हैं। और जो फिलिस्तीनी क्षेत्र में भी है उसमें भी इतने घुले मिले देश हैं कि बिल्कुल एक दूसरे का तो सफाया करना संभव नहीं। ऐसा नहीं है कि अरब नेशंस मिलकर इजराइल को समाप्त कर देंगे, इजराइल भी बहुत मजबूत है और होने वाला है नहीं। और इजराइल भी पूरे फिलिस्तीन को कब्जा कर लेगा या कॉन्कर कर लेगा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी आबादी है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों देशों को साथ बैठ के, इसीलिए एक स्टूडेंट के तौर पे अगर सोचें तो सबसे अच्छा यही रहेगा, और निष्पक्ष रूप से सोचे तो दोनों देश आपस में पीस टॉक इस्टेब्लिश करें, नेगोशिएटिंग करें और कुछ ना कुछ रास्ता दोनों ही मिलकर निकाल लेंगे। यही अच्छा रहेगा कि बस पीस टॉक इस्टेब्लिश। अब हम बात करते हैं जेरूशलम क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है इन सब के बीच में, और क्या इतिहास है जेरूशलम का, तीनों धर्मों के लिए क्या, जो तीनों अब्राहमिक रिलीजन है उसमें क्या इम्पोर्टेंस है जेरूशलम का, और संसार में शायद ही कोई ऐसा शहर है जिसके लिए इतनी लड़ाइयाँ हुई हो। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं कि जेरूशलम में सबसे शुरुआत में तो यहूदी लोग ही रहते थे, ठीक है। उनका वहाँ मंदिर भी था, जो किंग सोलोमन ने पहला मंदिर बनाया था, उसको बेबीलोनियन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर पर्शियन अखमनी एम्पायर के अंतर्गत दूसरा टेम्पल बना, जिसको रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब अभी हम लोग जो देखते हैं जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं, वही जो दूसरा टेम्पल जिसको रोमन्स ने डिस्ट्रॉय किया था उसी के बाउंड्री का एक हिस्सा है, जिसको द वॉल ऑफ वेलिंग कहते हैं। क्रिश्चियन के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंस है, तो यह जीसस भी यहूदी ही थे और जीसस का जो बर्थ प्लेस है वो जेरूशलम ही है, और वहाँ उनका क्रूसिफिकेशन भी वहीं हुआ है, और फिर से जो वो जीवित हुए थे वहीं, जो चर्च ऑफ होली स्पेल जिसको कहते हैं वो जेरूशलम में ही है। तो ईसाइयों के लिए भी एक बहुत पवित्र स्थान है। अब देखते हैं कि मुस्लिमों के लिए वो क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो मुस्लिम के लिए वो क्या इम्पोर्टेंस रखता है, तो पहले देखते हैं कि जेरूशलम मुस्लिमों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो जेरूशलम है उसमें एक मस्जिद है जिसको कहते हैं अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद। तो मुस्लिम धर्म में यह प्रचलित धारणा है कि जो मोहम्मद साहब थे, जो एक यात्रा की थी जिसको फेमस नाइट जर्नी कहते हैं, एक ही रात की वो यात्रा थी, जो मक्का से उन्होंने अभी जो जहाँ पर मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, वहाँ तक की यात्रा की, और वहाँ जो पहले के प्रोफेट थे उनके साथ आराधना की ईश्वर की, और वहाँ से फिर उनकी यात्रा शुरू हुई। उन्हीं के उसी मस्जिद के बगल में एक डोम ऑफ द रॉक जिसको कहते हैं, वहाँ से जन्नत की यात्रा शुरू की, और वहाँ उन्होंने ईश्वर के साथ साक्षात्कार किया, ईश्वर ने उसको लाइसेंस दिए और फिर वो वापस आए। तो इस्लाम के लिए वो अल अक्सा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से मोहम्मद साहब जन्नत की यात्रा किए थे, और फेमस नाइट जर्नी का संबंध है इससे। तो इसलिए वो ये जो जेरूशलम है तीनों धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उस पर जो प्राचीन और मध्यकाल में कब्जे की बात चलती रही। शुरू में उस पर यहूदियों का कब्जा रहा, फिर वो रोमन्स और ईसाइयों के कंट्रोल में आए, और फिर जब इस्लाम का इमरजेंस हुआ, और उस समय से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये मुस्लिम शासकों के कंट्रोल में